नमस्कार, उड़ान IAS अकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हमारी रिवीजन श्रृंखला के दूसरा वीडियो में। इस रिवीजन श्रृंखला की वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, भारतीय इतिहास का प्राचीन हिस्सा, जिसमें हम देखेंगे शुंग, सातवाहन, विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य और वकाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शुंग साम्राज्य। अगर बात करें शुंग साम्राज्य की स्थापना की, तो वो होता है 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक, जिसके संस्थापक होते हैं कौन, तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करते हैं और क्या करेंगे, शुंग वंश की स्थापना करेंगे। इनकी जो राजधानी होगी वो होगी विदिशा, जिसको बेसनगर के नाम से भी जाना जाता है, और आगे चलकर इन्होंने साकेत, जो पुराना नाम हुआ करता था किसका, अयोध्या का, उसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। तो भाई देखना, अपना नोट्स अपडेट कर लेना, यहाँ पर याद रखना विदिशा भी इनकी राजधानी थी और अयोध्या भी इनकी राजधानी थी। बात करें अगर इनकी जानकारी की, तो जानकारी में याद रखेगा हर चरित्र में इनकी जानकारी मिलती है, जिसकी रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। इसके अलावा एक मंत्री हुआ करते थे इनके, जिनका नाम था धनदेव, और इन्होंने क्या किया है, अयोध्या अभिलेख जारी किया है जब ये अयोध्या पहुंचते हैं। तो इस दौरान जो है आपको दोनों ही याद रखना है, और यहाँ पर याद रखना बाणभट्ट ने अपनी रचना हर चरित्र में इनको अनार्य बताया है। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, तो ऐसा प्रश्न बने तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, इनको बाणभट्ट ने क्या बोला है, अनार्य। और इनकी अधिकतर जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिल जाती है, अयोध्या अभिलेख से। तो अयोध्या अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि कट्टर ब्राह्मणवादी शासक थे, इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो स्तूप का निर्माण कराया था अशोक द्वारा। ठीक, अशोक ने जो स्तूपों का निर्माण किया था उनको क्या कराया, इन्होंने नष्ट कराया। अगर आगे बात करें तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराए हैं, और उसके जो पुरोहित हुआ करते थे वो पतंजलि थे। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो पतंजलि है वो किसके समकालीन है। तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे। इस दौरान जो है पतंजलि ने व्याकरण से संबंधित, मतलब संस्कृत व्याकरण से संबंधित एक बुक लिखी थी, जिसका नाम है महाभाष्य। इसका नाम क्या है, महाभाष्य। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। अब कहा जाता है कि इनका जो संघर्ष है, संघर्ष मिनांडर से हुआ था, मिनांडर। ठीक है, ध्यान दीजिए, मिनांडर है, जिनको हम राजा मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है, एक यवन आक्रमणकारी है जो भारत पहुंचे रहते हैं। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने इनको क्या किया था, पराजित किया था। तो हम जब पढ़ते हैं तो अगर कोई जीतता है ना तो उस पर राइट कर देते हैं, और जो हारता है उस पर क्रॉस। तो ये आसान तरीका होता है जीता हारा इसको अच्छे तरीके से समझने का, कम समय में समझने का और अच्छे से समझने का। अब देखिएगा, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो संघर्ष है वो खारवेल से भी होता है। ऐसा उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में कहा गया है कि खारवेल ने मगध के राजा बृहस्पति मित्र को हराया था। अब इतिहासकार बोलते हैं कि बृहस्पति मित्र संभवतः हो सकते हैं पुष्यमित्र शुंग, लेकिन इनके दोनों के समय में थोड़ा सा अंतर है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि बस इतना ही याद रखिएगा, मिलिंद से या मिनांडर से इनका सामना हुआ था। अब बात करें कि स्तूप की, 2 स्तूपों का नाम भी इनके साथ जोड़ा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग बौद्ध विरोधी शासक तो थे ही थे, लेकिन पता नहीं जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया कि जो भरूच स्तूप है, कहाँ, एमपी का भरूच स्तूप, इसका क्या कराया, निर्माण कराया। जबकि जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया। सांची स्तूप का क्या कराया, जीर्णोद्धार। तो ये जो दिख रहा है सांची स्तूप, ये तो यहाँ पर इन्होंने क्या कराया, अशोक के काल में जब ये बना था तो ये जो वॉर था, ये दीवार जो थी ये लकड़ी का बना हुआ था, इसको इन्होंने क्या किया, पहाड़ से बनवाया। साथ ही साथ ये जो आपको द्वार दिख रहा है इसको बोलते हैं तोरण द्वार। क्या कहते हैं इसे, तोरण द्वार। तो तोरण द्वार का भी क्या कराया, इन्होंने निर्माण कराया। ठीक, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, एकाश्म मतलब एक ही पत्थर को काट कर पूरा तराशा गया है ये। ठीक, और अगर देखा जाए तो भारतीय सरकार ने अभी जब नवीन नोटों की श्रृंखला जब जारी हुई थी, तब वहां पर 200 रुपए के नोट में इस स्थान को, मतलब इस जगह को स्थान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भरूच स्तूप का इन्होंने निर्माण कराया था, और सांची स्तूप का क्या कराया, इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। बढ़े आगे इनके उत्तराधिकारी में, तो इनके उत्तराधिकारी है अग्निमित्र। इनका वर्णन जो है कालिदास की रचनाओं में मिलता है, और कालिदास की कौन सी रचना में, तो मालविका अग्निमित्रम में। अब सोचिएगा कि कालिदास इस काल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कब,
ईसा पूर्व में ये जो वंश चल रहा है अप्रोक्स मान लो क्या 150 ईसा पूर्व के आसपास संभवतः रहे होंगे कौन, अग्निमित्र। और जो कालिदास है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान, 9 रत्न में शामिल। तो अप्रोक्स यहाँ पर मान लो कितना समय रहा होगा इनका 400। तो यहां से देखेंगे तो कितना समय हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 400 और ये 400 मतलब 150 वर्ष, मतलब 550 वर्षों के बाद कालिदास इनकी कहानी पर क्या रखेंगे, एक रचना लिखेंगे। ठीक, ये याद रखेगा। फिर वसुमित्र, इनके दरबार में क्या हुआ था, यवनों का आक्रमण हुआ था। भागभद्र के दरबार में आपको याद रखना है हेलियोडोरस का आगमन हुआ था। और हेलियोडोरस कहाँ आते हैं, बेसनगर आते हैं, बेसनगर याद होगा, अभी हमने इसका नाम बताया था दूसरा विदिशा। और विदिशा में आकर क्या करते हैं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करते हैं। इसे गरुड़ स्तंभ के साथ साथ याद रखिएगा इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हेलियोडोरस स्तंभ भी बोलते हैं। और इस किस जगह में है, तो याद रखिएगा खाम बाबा जगह में है, खाम बाबा। अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो कुछ इस प्रकार का ऊपरी हिस्सा आपका दिखाई देता है इस पर। फिर अंतिम जो है तो देवभूति है। तो देवभूति की हत्या करते इनके सेनापति वासुदेव कर्ण। और फिर क्या होगा, कर्ण वंश की स्थापना। तो हमारे सिलेबस में कर्ण वंश शामिल नहीं है हमारे लिस्ट में, ना ही वो इंपॉर्टेंट है। बस याद रखना है कि वासुदेव कर्ण जो थे वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। अब यहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो जरा देखिएगा। यहां से देखिएगा प्रश्न कैसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार या विस्तार में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, अब अगर ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को तो हर्षवर्धन इसने किया था, कनिष्क इसने भी किया था, अशोक भी नहीं किया था। ठीक है, बस याद रखना है क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा कार्य नहीं किया है। ठीक है, हालांकि इनके नाम के साथ 2 स्तूपों का नाम जुड़ता है, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अंतिम मौर्य शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की है। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, बृहदत्त की हत्या की थी। तो बड़े ही आसान से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं प्रश्नों को मिलाकर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इतने में से ही आपको क्या करना है, अपना रिविजन के पॉइंट्स ढूंढने हैं। फिर बात करें सातवाहनों के बारे में। सातवाहनों के बारे में अगर अभिलेखों में पढ़ते हैं तो इनके नाम क्या लिखे हुए मिलते हैं, सातवाहन वंश। इतिहासकार इनको बोलते हैं आंध्र सातवाहन वंश, और पुराणों में इनको बोला गया है क्या, आंध्र वंश। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, प्रारंभिक राजधानी, और जो द्वितीयक राजधानी होती है वो होती है अमरावती। ये याद रखेगा, द्वितीयक राजधानी जो होगी वो क्या होगी, अमरावती। फिर अगर बात करें इनका जो धर्म था वो क्या था, वैदिक धर्म को मानते थे, ब्राह्मणवादी थे, शीशे के सिक्के चलाए थे जिनको पोटीन कहा जाता था। तो शीशे के सिक्के चलाने वाले ये प्रथम शासक हैं। राजाओं का नाम जो होता था, राजाओं का नाम अपनी माताओं के नाम का प्रयोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ऐसे नाम का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था यहाँ के शासकों के द्वारा। अब बात करते हैं प्रमुख शासक की। तो प्रमुख शासक में याद रखेगा जो सबसे पहले होते हैं संस्थापक, जिन्होंने स्थापना की इस वंश की, ठीक है, वो है सिमुक। अब बात करें प्रमुख शासक की तो वह है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की जो जानकारी है ये नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट अभिलेख का जो निर्माण है इनकी पत्नी नैनिका ने कराया था, रानी नैनिका ने कराया था। किसने कराया था, रानी नैनिका ने। जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया, और क्या कराया, एक राशु यज्ञ भी संपन्न कराया था। इसके अलावा इसी अभिलेख से आपको क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं लिखा है, आप लिखेगा बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत की, भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अग्रहार या भूमि दान देने की जो प्रथा है, सबसे पहला अभिलेख भूमि दान का वो कौन सा है, नानाघाट अभिलेख है। और यहाँ पर ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की जानकारी मिलती है। इसी के साथ आप याद रखिएगा उदयगिरी या हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। कहां से, खारवेल से। ये ना जैन धर्म को मानते थे। तो जैन भिक्षुओं को भूमि दान देने की जो जानकारी है, जैन भिक्षुओं को भूमि दान देने की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, तो आप याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख से। इसके अलावा देखिएगा
अगले जो राजा हैं वो आपको ध्यान रखना है क्या, हाल जो थे एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने गाथा सप्तशती, जिसे गाथा सप्तशती भी कहा जाता है, उसकी रचना की थी। एक प्रेम ग्रंथ है और ये प्राकृत भाषा में है। तो याद रखिएगा, मौर्य शासकों के भांति यहाँ भी सातवाहन कालीन शासक प्राकृत भाषा को अपनाते थे और प्राकृत ही इनकी क्या होती थी, राजकीय भाषा होती थी। इनके दरबार में दो विद्वान थे, एक का नाम था गुणाणय और एक का नाम था सर्ववर्मन। गुणाणय की रचना थी वृहद कथा कोश और सर्ववर्मन की रचना थी कातंत्र। तो दोनों में दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बात करें अगर आगे, तो बहुत महत्वपूर्ण शासक है इस वंश के और पूरे सातवाहन काल के, वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके समय ये बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था सातवाहनों का वो हुआ करता था। इन्होंने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कौन कहते थे, ठीक है। अब इनकी उपाधियों की अगर बात की जाए तो इनकी असंख्य उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां, जिसमें से कुछ प्रमुख ये हैं। वेनकटक, वेनकटक के नाम से इन्होंने नगर भी बसाया था। राजा गज विंध्य नरेश, तो इसका मतलब समझिएगा, अगर ये विंध्य नरेश की उपाधि ले रहे हैं तो इनका जो राज्य विस्तार है वो कहां तक होगा, विंध्यांचल पर्वत तक होगा। त्रि समुद्र तोय पिता वाहन, अर्थात इन्हें तीन समुद्रों का क्या माना जाता था, स्वामी, मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, मतलब इतने क्षेत्रों पर इनका क्या था, अधिकार था। कभी कभी तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी सेना में जो घोड़े होते थे वो तीन समुद्रों का पानी पीते थे, मतलब जिनके घोड़े जो है तीन समुद्रों का पानी पीते थे। इसका मतलब यही है कि जिनका राज्य विस्तार क्या था, तीन समुद्रों को टच करता था। आगे अगर बात करें तो इन्होंने शकों, यवनों और पल्लवों को क्या किया था, परास्त किया था। अब यहाँ पर एक क्या होते हैं, शक शासक होते हैं जिनका नाम होता है नहपान। नहपान, इनको इन्होंने हराया था। ये कौन है, आपके शक शासक हैं। इसी समय एक और जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत में कनिष्क का आगमन हो चुका था। किनका आगमन हो चुका था, कनिष्क का आगमन हो चुका था। अब कनिष्क के दरबार में जितने भी विद्वान हैं, क्योंकि देखिएगा एक बार प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति है, एक विद्वान है जिनका नाम है नागार्जुन। तो नागार्जुन जो है निम्न में से किसके समकालीन है, ठीक है। और उसमें ऑप्शन में क्या थे, एक गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो इनको आंसर लिया गया है। तो आप ये मानकर चलें, अगर प्रश्न आ गया और कौन समकालीन है तो कनिष्क और इनका समय थोड़ा सा मैच करता है, आप जरूर देखिएगा सर्च करके। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर कनिष्क के दरबार में चरक, वसुमित्र, मंथर, अश्वघोष और पार्श्व, ये विद्वान है। तो अगर गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन कनिष्क है तो इसके साथ साथ गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इन सभी विद्वानों के क्या हो जाएंगे, समकालीन हो जाएंगे। आगे हमको पढ़ना ही इनके बारे में, देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आगे अगर देखें तो यहाँ पर तथ्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ तथ्य क्या पता चलेंगे कि प्राकृत भाषा होती थी इनकी और लिपि क्या होती थी, ब्राह्मी। यहाँ पर जो राज परिवार की महिलाएं होती थी वो बौद्ध धर्म के कौन से शाखा को अपना सकती थी, महायान शाखा को। और पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म को क्या देते थे, प्रक्षय देते थे। इसके अलावा मात्र सत्तात्मक होने का आभास होता है यहाँ का समाज, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि हर बार शासक जो थे वो पुत्र ही बनते थे, तो केवल आभास होता है। अगर बात करें यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सीजीपीएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उनको बोला जाता है। तो सातवाहन वंश में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो शासक है उसका धर्म होता था वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना। इसी कारण जो है एक ऑप्शन यहाँ पर क्या मिला है, सातवाहन शासक से संबंधित है, और वो कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेख जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा था। हालांकि इस वंश में विद्वान आते हैं, ठीक है, जब आगे पढ़ोगे तो, ठीक। तो मैंने वो प्रश्न वो सेक्शन नहीं डाला यहाँ पर, लेकिन आप याद रखेगा विज्ञानेश्वर इसी काल से संबंधित है, जिन्होंने क्या किया है, एक रचना लिखी है जिसका नाम है क्या, मिताक्षरा। इसको हिंदू विधि बुक के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में आप देखेंगे क्या, ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पल्लव और कुषाण। पहले तो ये सीक्वेंस याद करिए, ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है। आगे चलकर हुण भी आते हैं, आगे चलकर कौन आते हैं, हुण भी आते हैं। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से भी बन सकता है, इनके सीक्वेंस है।
बात करें अगर यूनानी की, तो यूनान से आते हैं कौन, हकमनी वंश के शासक। पहले शासक आते हैं कुरुश, ठीक है। ईरान से आते हैं और जेड्रोसिया रेगिस्तान करके, मतलब जेड्रोसिया रेगिस्तान जो होता है उसको पार करके कहाँ पहुंचेंगे, भारत। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो ये भारत, पाकिस्तान, जहां से आपका क्या है, ईरान, तो ये ईरान से ये ऐसा पहुंचेंगे भारत, ठीक। अब ये जो इनका अभियान रहता है ये क्या हो जाता है, असफल, मतलब इनको सफलता नहीं मिलती, यहाँ आते हैं हार के वापस चले जाते हैं। अब अगर बात करें इनके जो पुत्र होंगे, कौन, तो डोरियस, जिनको हम दारा प्रथम या दारे बाहु भी कहते हैं, ये आते हैं और इनका जो अभियान होता है ये सफल होता है। इनका जो अभियान होगा वो क्या होगा, सफल होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर रहेंगे कुछ समय तक, ये अपना सिक्का भी जारी करेंगे। तो याद रखिएगा भारत में जो पहला चलित मुद्रा है वो ईरानियों के द्वारा ही जारी किया गया है, और ये जो घटना है 516 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो पहला जो आक्रमण हुआ है वो ईरानियों के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। और ये जो समय है कब का है, 516 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब बहुत पुराना है, ठीक। और पहला जो सिग्लोई सिक्का इनके द्वारा चलाया गया, पहला जो सिक्का चलाया गया उनको नाम दिएगा सिग्लोई। कौन से धातु के थे, तो चांदी के थे। अगर बात करें कि यहाँ पर हुआ क्या और क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको पता चलेगा अरमाइक लिपि की सहायता से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अरमाइक और खरोष्ठी दोनों के दोनों जो है, खरोष्ठी लिपि दोनों के दोनों राइट से लेफ्ट की तरफ लिखे जाते हैं, जैसे उर्दू लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो ब्राह्मी लिपि है ये जो है राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, क्वेश्चन फंसा सकता है। फिर स्त्री अंगरक्षक रखने की प्रथा, तभी आप पढ़ते हैं क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन पर, मतलब जो मौर्य साम्राज्य है उन पर क्या हुआ था, ईरानी परंपरा का बहुत प्रभाव पड़ा था। तो कहा जाता है मेगास्थनीज की इंडिका में कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षिका होती थी वो स्त्री होती थी। फिर इन्हीं लोगों ने क्या किया, अभिलेख लिखवाने की कला का को प्रारंभ किया है। आगे चलकर जो डोरियस हैं या डेरियस हैं ये क्या करेंगे, एक अभिलेख लिखाएंगे जिसका नाम होगा नक्शे रुस्तम, जहां पर इनके अभियानों की जानकारी होगी। इन्हीं अभिलेखों से प्रभावित होते हैं भारत में अशोक, और अशोक भी क्या करते हैं, भारत में अभिलेख लिखवाना प्रारंभ कराते हैं। और भी इनके बारे में है कि सत्तर प्रणाली की शुरुआत इनके समय हुई। इसके अलावा जो घंटे नुमा गुंबद होता है वो भी इनके काल में ही बनता है। तो जितना मुझे अभी जरूर लगा अभी के लिए रिवीजन के लिए, उतना मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसका संग्रह किया है। आगे अगर बात करें यूनानी आक्रमण, तो मकदूनिया या मैसेडोनिया से आएंगे कौन, सिकंदर। सिकंदर जो है फिलिप सेकंड, जो कहाँ के, मैसेडोनिया के शासक है, उनके कौन है, पुत्र। और ये क्या, भारत आगमन होगा। तो यहाँ पर इनकी दो इच्छाएं थी, एक तो विश्व विजेता बनना और पृथ्वी का अंतिम छोर ढूंढना। तो ये दोनों काम करना चाहते थे। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु का नाम भी याद रखेगा। तो भारत अभियान ये होगा इनका। तो आपको याद रखना है हिंदू कुश पर्वत, जो हिंदू कुश पर्वत है उसका एक दर्रा है, खैबर दर्रा, इसको पार करके कहाँ पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे। तक्षशिला में संघर्ष होगा इनका। तो तक्षशिला में सामना होगा इनका किनसे, आम्बी से। आम्बी इनका सामना नहीं कर पाएंगे और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तत्पश्चात ये कहाँ बढ़ेंगे, पंजाब के शासक, और उस समय पंजाब के शासक पोरस, जिन्हें मतलब इनका जो मूल नाम है वो है पुरुषोत्तम। इनका जो मूल नाम है वो क्या है, पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम से इनका सामना हुआ। तो पुरुषोत्तम ने लंबे समय तक इनका सामना किया, लेकिन अंततः इनको भी हार का सामना करना ही पड़ा। तो इस युद्ध को बोला जाता है क्या, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, पौरुष का युद्ध या हाइडास्पीस का युद्ध। ये लगभग 326 के आसपास में हो रहा है, क्योंकि सिकंदर का आगमन भी आप इसी समय लेते हैं। और जब सिकंदर का आगमन भारत में होता है तो उस समय भारत में जो रहते हैं नंद वंश स्थापित रहता है। कौन सा वंश, नंद वंश। यहाँ पर जब सिकंदर का आगमन हो चुका है तो भारत में क्या है, नंद वंश का कार्यकाल चल रहा है, और उसमें कौन है शासक, घनानंद। फिर बात करें कि सिकंदर की सेना ने भारत प्रवेश हेतु कौन से नदी को पार करने से मना कर दिया, तो आपको याद रखना है व्यास नदी को पार करने से इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। जो मुझे अभी के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैंने यहाँ पर संग्रह किया है। आगे अगर बात करें हम यवनों के बारे में, तो इनको बोलते हैं हिंद यवन या इंडो बैक्टेरियन या इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। इसमें केवल और केवल मैं बता रहा हूँ प्रतापी शासक, और वो है कौन, मिनांडर या राजा मिलिंद। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। इनका सामना किससे हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग से हुआ था। अगर राजधानी कहा जाए तो राजधानी इनकी है तक्षशिला। तो जो भी विदेशी आएंगे तो इनका जो राजधानी होगा तक्षशिला। अगर ऑप्शन में तक्षशिला है तो तक्षशिला, नहीं तो सियालकोट।
कोट, जिसे क्या बोला जाता था, शाकल कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था, शाकल। तो याद रखिएगा, अगर ये दोनों भी दिया है तो आप तक्षशिला टिक करें, अगर तक्षशिला नहीं है तो शायल या शयालकोट आपका आंसर होगा। सिकंदर के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचेगा, गंगा घाटी तक के क्षेत्रों को जीतेगा। इसको जो जानकारी है महाभाष्य है ना, ये महाभाष्य गार्गी संहिता एवं मालविका अग्निमित्र में मिलती है। आगे चलकर इनकी वार्तालाप होगी एक बौद्ध भिक्षु से जिनका नाम होगा नागसेन। नागसेन से ये प्रश्न पूछेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और नागसेन इनको उत्तर देंगे। तो इसी जो प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है इसको नागसेन ने लिख लिया, ठीक है, और एक ग्रंथ की रचना हो गई और वो ग्रंथ बना क्या, मिलिंद पन्हो, जिसकी भाषा क्या होगी, पाली, पाली भाषा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम किनके बारे में, शक। तो भारत में शकों की कुल 5 शाखाएं स्थापित होती हैं। तो एक है अफगानिस्तान, तो ज्यादा जानकारी हमको इसके बारे में नहीं होती, ज्यादा जानकारी इसके बारे में हमको नहीं होती। दूसरा है पंजाब शाखा, तो देखो यहां से कौन, यमन गए और यमन के बाद कौन आया यहाँ पर, शक। शक कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए। इनको और क्या बोला जाता था, सीथियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीथियन कहा जाता था। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र शाखा, अच्छा पंजाब तो बचा हुआ है, पंजाब भी देख लेते हैं। तो पंजाब शाखा की राजधानी क्या है यहाँ पर, तक्षशिला। और यहाँ पर एक शासक हुए थे जिनका नाम था एजली सेज, एजली सेज। एजली सेज के सिक्कों पर ना लक्ष्मी जी का चित्र बना होता था, सिक्कों पर क्या बना होता था, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का चित्र बना होता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। फिर मथुरा शाखा, तो फिलहाल तो अभी के लिए नहीं बताऊंगा मैं कुछ, ठीक। ये है कि यहाँ पर इनका जो संघर्ष है मालवा वालों के साथ होगा और मालवा में एक शासक होंगे जो इनको हराने के बाद क्या करेंगे, विक्रम संवत जारी करेंगे। तो उनका नाम होता है विक्रमजीत। विक्रमजीत ने इनको हराया, मथुरा के शकों को, और यहाँ पर क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, और साथ साथ क्या किया था, विक्रम संवत जारी किया। तो पहला संवत, विक्रम संवत, भारत में पहला चला संवत है किसी शासक के द्वारा। संवत मतलब आप याद रखिए कैलेंडर, ठीक। तो वो जो है 57-58 ईसा पूर्व में क्या होगा, जारी होगा। तो पहले तो 58 लिखना पड़ेगा क्योंकि ईसा पूर्व की बात करें। 58-57 ईसा पूर्व में क्या होगा, प्रारंभ होगा। अगर दोनों आ जाए तो आप 58, नहीं तो दोनों में से कोई एक रहे ऑप्शन में तो आप 57 करिएगा। दोनों आ जाए तो 58, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो वो आपका आंसर होगा कि विक्रम संवत कब जारी हुआ था। फिर अगर बात करें महाराष्ट्र शाखा, नासिक, ठीक। तो यहाँ पर प्रतापी शासक होते हैं कौन, नहपान। इन्होंने स्वयं को राजा कहा था और ये इनके सिक्के पर कहा गया था ना, क्या कहा इनको, इन्होंने सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के जारी किए थे, तो चांदी का सिक्का। तो याद रखें नहपान ने स्वयं को क्या बोला, राजा की उपाधि दी थी, राजा बोला था, और इनके चांदी के सिक्के थे। इन्हीं का संघर्ष बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गौतमी पुत्र से हुआ। किससे हुआ, गौतमी पुत्र सतकर्णी से गौतमी पुत्र जीत जाते हैं और नहपान हार जाते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वो कौन सा, मालवा शाखा, जिसमें सबसे प्रमुख शासक आएंगे कौन, रुद्रदामन। और इनका जो होगा अभिलेख होगा वो है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको काठियावाड़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक। काफी सारे नाम है इसके। और ये भारत में प्राप्त संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन और लंबा अभिलेख है, सबसे प्राचीन और लंबा अभिलेख। इसी में क्या पता है, सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें जो है ना रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों का नाम मिलता है। कितने शासकों का, 4। तो आगे वो टॉपिक आएगा जब हम स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब, ठीक। स्कंदगुप्त के समय उसकी बात करेंगे हम। अगला जो है वो है कौन, पार्थियन या पहलव। ये कहाँ से थे, ईरानी थे। संस्थापक का नाम याद करने योग्य है, बस माओस थे, बस इतना ही। बाकी एक शासक है गोंदोफर्निस, इनकी जो जानकारी है वो पेशावर के तख्त ए बही अभिलेख से मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा कि तख्त ए बही अभिलेख जो है किस विदेशी शासकों से संबंधित है, तो पहलव से संबंधित है, पल्लव नहीं ना, पहलव, पहलव, ठीक। आगे अगर बात करें तो कुषाण, कुषाण को कई सारे नाम से जाना जाता है, यूची, तोचुरियन, तोखारी, मूलतः ये कहाँ से है, चीन से है। संस्थापक की अगर बात करें तो कुजुल कणफिसेस, कुजुल कणफिसेस की जो उपाधि थी महाराजा धीराज, और ये इनका जो राज्य विस्तार होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ईरान से लेकर झेलम नदी तक होता है। लेकिन इनके बारे में पता चलता है क्या कि जब ये चीन से निकले थे, ठीक है, चीन से निकले थे, तो भारत के ईरान मतलब ईरान वाले क्षेत्र में क्या था,
रोमन रोमन शासक यहाँ पर शासन करते थे। तो ये यहाँ से निकलते हैं लेकिन रोमन शासक से पराजित हो जाते हैं और भारत की ओर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो इनका राज्य विस्तार है ईरान से लेकर कहाँ तक रहेगा, झेलम नदी तक। तो यहाँ पर एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है हर्मियस। हर्मियस तो हर्मियस से ये संघर्ष करता है और हार जा रहते हैं। इसी कारण इनके सिक्कों पर क्या है, इन्होंने रोमन की अधीनता स्वीकार कर ली, इसकी जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रोमन सिक्कों की नकल कर तांबे के सिक्के चलाए और इनके सिक्के पर यूनानी शासक हर्मियस का चित्र बना होता था। मतलब ये दिखा रहा है कि कुजूल कन्फ्यूशियस किसके अधीन है, तो यूनानी या रोमन के अधीन है। अब बात करें इस वंश में इनके उत्तराधिकारी की, तो वो कौन है, विम कन्फ्यूशियस, जिनको कन्फ्यूशियस सेकंड कहते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। पहला तो याद रखिए वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कुषाण काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इसी ने जारी किए भाई। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है विम कन्फ्यूशियस ने जारी किए हैं। ठीक, कहां कहां अधिकार करते हैं, तक्षशिला और पंजाब पर। उपाधि लेते हैं क्या, महेश्वर। इसके अलावा जो इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। ठीक है, और सिक्कों पर क्या बना होता था, शिव, नंदी, त्रिशूल, ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। शिव, नंदी, त्रिशूल, मतलब शैव धर्म को ये मान चुके हैं भारत आकर, ऐसा बना होता था। भाषा कौन सा यूज कर रहे हैं, संस्कृत। तो ये सारी जानकारियां जो है इंपॉर्टेंट है किससे, कुषाण वंश से। एक शासक और है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है कनिष्क। अब देखिएगा कनिष्क, इनका समय जो है 70 से 144, इनको दूसरा अशोक भी बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, भारतीय पंचांग, मतलब इन्होंने जो शक संवत जारी किया था, जो आधार बना किसका, भारतीय पंचांग और कैलेंडर का। ये कौन से शाखा से संबंधित थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। और इनके समय ही कश्मीर में चौथा बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनते हैं कौन, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनते हैं कौन, अश्वघोष। और ये जो पूरा मीटिंग है, चौथा संगति जो है, पार्श्व के कहने पर, पार्श्व भी एक बौद्ध ज्ञाता थे, बौद्ध विद्वान थे, इनके कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या कराया जाता है, आयोजन कराया जाता है कश्मीर में। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखता है कि इनकी दो राजधानियां थी। क्यों दो राजधानियां थी, क्योंकि जो इनका राज्य विस्तार था ना, ये कहां तक था, मध्य एशिया तक फैला हुआ था। तो एक राजधानी तो इनकी भारत में थी, मथुरा, और दूसरा राजधानी इन्होंने बनाया पेशावर, जिसको क्या बोला जाता था, प्राचीन समय में पुरुषपुर कहा जाता था, पुरुषपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है। तो पुरुषपुर और दूसरी राजधानी क्या था इनका, मथुरा था। तो दोनों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये तो बता चुके, मध्य एशिया तक इनका विस्तार था। इनके दरबारी विद्वान जो थे, वसुमित्र, बौद्ध धर्म के ज्ञाता। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अश्वघोष, अश्वघोष ना मगध अभियान से इन्होंने प्राप्त किया था, मगध अभियान से इन्होंने क्या किया था, इनको प्राप्त किया था। जब कनिष्क क्या करते हैं, मगध पर अभियान करते हैं ना, तो उस समय विद्वान अश्वघोष से मुलाकात होती है और अश्वघोष को अपने दरबारी विद्वान के रूप में स्थापित कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। नागार्जुन, चरक, मंथर, तो मंथर कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति, ये तो चिकित्सक है, ये बौद्ध धर्म के ज्ञाता है। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक। इसके अलावा क्या है, इन्होंने क्या बोला था, माध्यमिक कारिका नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। अश्वघोष की बहुत सारी रचनाएं हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, वसुमित्र की रचनाएं ये भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ से प्रश्नों की। तो कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे विदेशी आक्रमण में ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पल्लव, कुषाण और हुण। ठीक, ये सीक्वेंस आप याद रखेगा। अब देखिए, व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, तो भाई कुषाणों ने जारी किए हैं। किसने जारी किए हैं, कुषाणों ने जारी किए हैं। कुषाण वंश के किस कबीले की एक शाखा थी, तो आपको भी पूछा गया है, तो किस कबीले की शाखा थी, तो आप देखेंगे हिंगयुंग नहीं पढ़े, मिंग नहीं पढ़े, चांगयुंग नहीं पढ़े, हमने पढ़ा है क्या, यूची। आगे अगर बात करें गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य में आप क्या देखते हैं, तो पहला जो टॉपिक हो सकता है इनका क्या है, गुप्तों की जाति। तो बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत है कि गुप्त जो है कौन से जाति से बिलोंग करते थे। तो कोई बोलते हैं ब्राह्मण, कोई बोलता है क्षत्रिय, कोई बोलता है वैश्य, कोई बोलता है जाट। तो अगर हम देखें तो ब्राह्मण कहा डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने, क्षत्रिय कहा गौरीशंकर ओझा ने, और रोमिला थापर और रामचंद्र शर्मा जी, आर्य शर्मा जी, ये क्या कहते हैं कि वैश्य थे, क्योंकि इनका जो मुख्य ध्यान था वो कहाँ था, व्यापार की ओर था। और केपी जायसवाल साहब बोलते हैं कि ये लोग क्या थे, जाट थे। ठीक, इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें जो संस्थापक है, क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये है कि श्रीगुप्त इस वंश के क्या है, संस्थापक। फिर है घटोत्कच,
फिर आएंगे कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसके साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद शासक बनेंगे कौन, समुद्रगुप्त, और साथ ही साथ इनके में बताना है मुझे चंद्रगुप्त प्रथम में। तो ये पहले थे जिन्होंने इस समय महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है, इस वंश में, और इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन हैं, तो सोने के सिक्के जारी करने वाले इस वंश के प्रथम शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त द्वितीय है ये चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक है। ठीक, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर बोला जाता है कि बड़ा पुत्र कौन था समुद्रगुप्त का, वो रामगुप्त था, छोटा पुत्र था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राजाओं का जो चुनाव होता था वो योग्यता के आधार पर होता था। किस आधार पर होता था, योग्यता के आधार पर। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या बने थे, समुद्रगुप्त के बाद शासक बने थे। हालांकि विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की रचना में एक कहानी है देवी चंद्रगुप्तम, हाँ, उसमें बताया गया है कि पहले रामगुप्त बनते हैं, बाद में रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं। वो कहानी अलग है, उस पर आप थोड़ा सा चर्चा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके पास कॉपी किताब होगा उस पर एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल। तो यहाँ देखिएगा, रामगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त बनेंगे, फिर कुमारगुप्त प्रथम आएंगे, फिर स्कंदगुप्त, फिर भानुगुप्त, और अंतिम शासक जो होंगे वो होंगे कौन, विष्णुगुप्त। अब देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले जो प्रमुख शासक है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या उपाधि धारण की है, धरणीबंध और अश्वमेध की उपाधि धारण की है। धरणीबंध मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला, अश्वमेध अगर इन्होंने उपाधि ली है इसका मतलब ये है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया है। और याद रखना है कि इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की है। इसके अलावा इनके सिक्कों पर अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कांच, जी हाँ कांच, इनका जो नाम है सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिलता है, कांच, सर्वराज्यच्छित्ता, ठीक है, मतलब सभी शासकों को पराजित करने वाला। इसके अलावा इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अब अगर बात करें प्रयाग प्रशस्ति, जो किसने लिखा है, हरिसेन जी ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति में इनके कौन से नाम का उल्लेख होता है, लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि जो इनकी माता थी ना कुमार देवी, वो लिच्छवी से बिलोंग करती थी, ठीक है, और इनके सिक्कों पर भी लिच्छवी दोहित्र लिखा हुआ है। बात करें अगर दरबारी विद्वान, तो हरिसेन, और हरिसेन ने लिखा क्या, प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति में इसी लिच्छवी दोहित्र नाम का प्रयोग हुआ है। तो जब आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये तो भाई अशोक द्वारा ही बनवाया गया अभिलेख था। जो कुछ जगह बाकी था ना वहां पर हरिसेन जी ने क्या कर दिया है, लेख लिख दिया प्रयाग प्रशस्ति, किसके नाम से, समुद्रगुप्त के नाम से। अब पता चलता है इनके अभियानों के बारे में। तो भारत में इनके कुल 5 चरणों में अभियान चले हैं, जिससे हमारे 2 ही अभियान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपको याद रखना है आर्यवत राज्य या तो फिर उत्तर भारत में। उत्तर भारत जब अभियान करते हैं तो 9, बस ये याद रखें, 9 शासक, और दक्षिण भारत में 12 शासक। तो 9 शासक को पराजित करेंगे, और ये पूरा जो अभियान है ना इनका, ये क्या कहलाता है, आर्यवत राज्य प्रद्भोधरण के नाम से जाना जाता है, आर्यवत राज्य प्रद्भोधरण। इसके अलावा दक्षिण भारत में जब अभियान करते हैं तो ये कौन सा, कितने शासकों को, 12 शासकों को पराजित करते हैं। इस दौरान आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के 2 शासक जो हैं महेंद्र और व्यागराज भी पराजित होते हैं, ठीक। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण अभियान हेतु इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण ये ऐसा लिखिएगा ना, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इन्होंने क्या की थी, चलाई थी, ठीक है। ग्रहण का मतलब शत्रु के राज्य पर अधिकार करना, मोक्ष मतलब उनको छोड़ देना, और अनुग्रह करने पर उनको, जो भी शत्रु है उनको अपने अधीन कर उनको सत्ता वापस दे देना। तो ये पूरी जो कहानी है किससे जुड़ी हुई है, समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। अब अगर आगे बात करें तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो इनकी जानकारी जो है बहुत सारे अभिलेख से मिलती है, तो ये थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मथुरा का शिलालेख, स्तंभ लेख, गढ़वा का शिलालेख, सांची का लेख, उदयगिरी गुफा लेख। इसके अलावा आपको याद रखना है मेहरौली, कौन सा, मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का कौन सा स्तंभ, लौह स्तंभ। तो ये सारा कुछ जो है किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, उदयगिरी अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ ये भी पूछता है आपको, ठीक। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछे ना पूछे। अब देखते हैं क्या इनकी राजधानी, तो इनकी 2 राजधानी, एक है पाटलिपुत्र और दूसरा कौन सा, अयोध्या, सॉरी दूसरी राजधानी है कौन सी, उज्जैन। तो इन्हें उज्जैन का स्वामी भी कहा जाता है। तो पहली राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी क्या है,
तो उज्जैन, इन्हें उज्जैन का स्वामी भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके निर्माण के पीछे भी इनका ही योगदान रहा। ठीक, राज्य विस्तार की अगर बात करें तो ये करते हैं क्या, विवाह नीति को अपनाते हैं। कौन सी नीति को अपनाते हैं, विवाह नीति। ठीक है, तो इनकी पुत्री होती है, पुत्री, जिनका नाम होता है प्रभावती। क्या नाम होता है इनका, प्रभावती। तो प्रभावती का जो विवाह होता है ना, किससे कराते हैं, ठीक है, किससे कराते हैं, आप लोग को पता भी होगा, रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रसेन द्वितीय। तो और ये कहाँ के शासक है, कौन से वंश के, तो वकटक वंश के शासक हैं, वकटक। और ये वकटक शासक कहाँ पर हैं अभी इस समय, तो छत्तीसगढ़ के शासक है। छत्तीसगढ़ में वकटक वंश के शासक कौन थे, रुद्रसेन। तो प्रभावती का विवाह जो है इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। अब देखिए मैं यहीं पर वकटक वंश को समझा देता हूं ताकि जो आगे मुझे बताना है मैं वहां पर आपको ज्यादा समय ना लूं। ठीक है, तो वकटक वंश में इनके बाद, तो पहले तो यह शासक रखिएगा, याद रखना है क्या कि वकटक वंश, इतने में हमारा काम हो जाएगा। वकटक वंश, अगर संस्थापक की बात करो, फाउंडर की बात करूं तो विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। ठीक, ये याद रखिए, विंध्य शक्ति। पृथ्वी, बहुत सारे शासक आएंगे, मैं एकदम कम बता रहा हूं ना। यहां पर एक शासक का नाम भी आएगा महेंद्र। कुछ इतिहासकार बोलेंगे कि ये वही महेंद्र है जिसको समुद्रगुप्त ने हराया था। महेंद्र के बाद आप याद रखिएगा पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन के ही पुत्र कौन हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे कौन, तो रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, जिनसे प्रभावती का विवाह हुआ है, जिनसे किनका विवाह हुआ है, प्रभावती का। और अगर मैं बात करूं कि प्रभावती मतलब इनके बाद कौन शासक बनते हैं, तो इनके बाद शासक बनेंगे कौन, प्रवरसेन। प्रवरसेन, थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा है लेकिन ठीक है, मैनेज करिएगा। ठीक है, प्रवरसेन। ठीक, तो प्रवरसेन, प्रवरसेन ने क्या किया है, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया है, 4 अश्वमेध यज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के दरबार में क्या होता है, प्रभावती के जो पति होते हैं रुद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है तो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो अपने दरबारी नवरत्न में शामिल कालिदास को कहाँ भेजेंगे, छत्तीसगढ़ भेजेंगे। तो कालिदास आ रहे हैं सरगुजा होते हुए, तो सरगुजा में बैठकर वो क्या करते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर वो करते हैं मेघदूतम की रचना और बोलते हैं कि यहीं से स्वर्ग का मार्ग जाना होगा, यहीं से स्वर्ग का मार्ग जाता होगा। तो ये पूछ सकता है कि कालिदास जो है किस शासक के समय छत्तीसगढ़ आए थे, तो प्रवरसेन। इसी वंश में जो अंतिम शासक है, मतलब अंतिम अंतिम के जो शासक है उनका नाम है प्रवरसेन द्वितीय। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सेतुबंध नामक काव्य की रचना की है। सेतुबंध नामक काव्य लिखा है इन्होंने, मतलब इनकी एक रचना है जिसका नाम है सेतुबंध। बस इतना ही पढ़ना रहेगा आपको वकटक वंश में। भारतीय इतिहास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको पढ़ना ही है ऑलरेडी, तो मैं जितना जरूरी है उतना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वकटक वंश, विंध्य शक्ति, महेंद्र आएंगे, महेंद्र जो समुद्रगुप्त से जिनके सामना हो गया ऐसा बोलते हैं इतिहासकार, प्रमाण नहीं है पुख्ता। फिर पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन के पुत्र होंगे कौन, रुद्रसेन द्वितीय, जिनका विवाह वकटक वंश की राजकुमार कहाँ की, गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से होगा। अब फिर इनके पुत्र होंगे प्रवरसेन। 4 अश्वमेध यज्ञ, तो ये याद रखें 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने ही कराया था। और अंतिम अंतिम शासकों में देखें तो प्रवरसेन द्वितीय, इन्होंने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। अब देखिएगा फाहयान, मेन तो यही है, फाहयान को पढ़ना है। किनको पढ़ना है, फाहयान को पढ़ना है। तो फाहयान को भी पढ़ लेते हैं। देखिए फाहयान को पढ़ने के लिए मैं पेज को क्लीन कर देता हूं। ठीक है, ये पेज आपको है ऑलरेडी लिखा हुआ। ठीक, अब देखिए फाहयान की यात्रा वृत्तांत के अनुसार अगर बात करें तो फाहयान की जो यात्रा है, फाहयान की जो यात्रा है ये कब से कब तक, 399 से लेकर 141 तक भारत का भ्रमण करेंगे। कौन, फाहयान। इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम भी काफी सारा है, मतलब 2 बुक है, मतलब एक ही बुक है जिसको 2 नाम से जाना जाता है, फो को की, या बोला जाता है क्या, दी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक, तो ये याद रखेगा, बुद्धिस्ट कंट्रीज, ऐसा बुक का नाम था इनका, फाहयान के बुक का नाम। अब इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो जानकारी में एकदम शॉर्ट में बताते हैं। बोलते हैं कि भाई ये पूरा जो क्षेत्र था वो ब्राह्मणों का देश था। क्या था, ब्राह्मणों का देश। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ कॉपी में जाए और नोट कर ले, इनको बोलते थे ब्राह्मणों का देश।
साथ ही यहाँ पर क्या था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था बोलना चाहिए, दंड व्यवस्था आसान था। ठीक है, लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जितना भी बड़ा अपराध हो केवल और केवल आर्थिक दंड दे के द्वारा छुटकारा पा सकता है, मतलब कुछ ले देकर क्या किया जा सकता था, छूटा जा सकता था। मतलब ये याद रखिएगा, आर्थिक दंड प्रचलित था, केवल क्या था, आर्थिक दंड। तो आर्थिक दंड, लेकिन अगर कोई राजद्रोह करता था, राजद्रोह, ठीक है, तो यहाँ पर उनको क्या किया जाता था, दाहिना हाथ कट कर दिया जाता था। क्या कट कर दिया जाता था, दाहिना हाथ कट कर दिया जाता था, ये याद रखेगा, कट। ठीक, इसको ध्यान रखें। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि अशोक के महल का उल्लेख करेंगे, अशोक के महल। अब सोचिएगा, अशोक के महल, कभी कभी ना इसको ना राजप्रसाद शब्द का प्रयोग करते हैं, राजप्रसाद। ठीक है, तो राजप्रसाद मतलब राजा का जो महल होता है ना, उसको राजप्रसाद कहते हैं। अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा, राजप्रसाद कहाँ, राजप्रसाद कैसे, तो राजा के महल को बोलते हैं। तो बोलते हैं, आप सोचेगा अशोक कब थे, ईसा पूर्व के शासक है, और अभी क्या है, 400 के आसपास का समय चल रहा है। तो इतने पुराने महल की इनको जानकारी मिलती है और बोलते हैं यार इतना भव्य और इतना सुंदर इमारत ये आज भी बना हुआ है, ऐसा उल्लेख करते हैं कौन, शाहजहां। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये बताते हैं कि भाई यहाँ तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, आश्रम है, क्या बोलते हैं, आश्रम है। कौन बोलते हैं, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में घूमते घूमते ये दो तीन चीज बताएंगे। कौन, अशोक के महल के बारे में बताएंगे, और दूसरा हॉस्पिटल और आश्रम के बारे में बताते हैं शाहजहां। इसके अलावा दो और चीजें हैं, एक तो ये बताते हैं समाज में चांडाल होते थे, ठीक है, जो नगर से बाहर निवास करते थे, नगर प्रवेश में मनाही होती थी। और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि लोग जो है ना कौड़ियों का प्रयोग करते थे खरीदी बिक्री करने के लिए, सामान्य लेन देन के लिए, सामान्य लेन देन के लिए, सामान्य लेन देन के लिए क्या करते थे, कौड़ियों का प्रयोग करते थे। समाज में एक वर्ग होता था चांडाल। तो इतनी सारी जानकारी है। फोकोकी द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री बोला गया, ब्राह्मणों का देश बोला, दंड व्यवस्था बहुत सरल थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित था, राजद्रोह में केवल दाहिना हाथ काटा जाता था। यहाँ पर अशोक के महल का उल्लेख करेंगे, फिर पाटलिपुत्र में हॉस्पिटल और आश्रम के बारे में बताएंगे, बोलेंगे समाज में एक नया वर्ग है चांडाल, कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा कुछ और भी है, अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो मुझे जितना अभी जरूर लगा उतना मैंने बता दिया है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न। तो महाकवि कालिदास महाकवि थे, फिर वररुचि व्याकरणाचार्य थे, अमर सिंह कोशकार थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे, घटकर्पर थे, कूटनीतिज्ञ थे, शपणक फलित ज्योतिषी थे, शंकु वास्तुकार थे, धनवंतरी चिकित्सक थे, वेताल भट्ट क्या थे, जादूगर, तभी आप पढ़ते हो विक्रम वेताल। ठीक है, तो ये जो जरूरी है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको देखना है क्या, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम को बोला जाता है महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र। इसका मतलब ये है कि इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया होगा। तो गुप्त काल में दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने क्या करवाया है, अश्वमेध यज्ञ करवाया। पहले कौन, पहले नाम याद रखेगा समुद्रगुप्त, और दूसरे कौन है, तो है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, तो इनको और क्या बोला जाता था, गुप्त कुल व्योमशशी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी जानकारी बहुत सारे अभिलेख में मिलती है, इनके ना 18 अभिलेख मिलते हैं, 18 अभिलेख। अब 18 अभिलेख इनके हैं, लेकिन उसमें से दो हैं, एक मंदसौर अभिलेख और दूसरा क्या है, विल्सण अभिलेख। तो विल्सण अभिलेख में क्या मिलता है, गुप्त वंश की वंशावली मिलती है और कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख होता है, कार्तिकेय मंदिर। ये भी पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है, मयूर शैली सिक्का चलाया। भाई कार्तिकेय जी के भक्त हैं, तो कार्तिक जी के वाहन कौन है, मयूर, तो ये क्या करेंगे, मयूर शैली सिक्का चलाएंगे। मयूर शैली क्या किया, सिक्का चलाया। अब मंदसौर अभिलेख में यह है कि कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त की प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो कुमारगुप्त में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ध्यान रखना है क्या, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या कराया था, निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण कराया था। फिर अगर बात करें हम क्या, स्कंदगुप्त के बारे में, इसके उत्तराधिकारी, तो इनको शक्रादित्य कहा जाता था, देवराय कहा जाता था। अब थोड़ा सा देखो, देवराय यहाँ पर आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके तीन तीन नाम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के तीन नाम होते थे, देव, सबके नाम के आगे क्या लगा दो, देव लगा दो, देवश्री, देवराज और देवगुप्त।
ठीक है, और इनको क्या बोला जाता था, देवराय कहा जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी मतलब पाटलिपुत्र भी है, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र नहीं बदला है, पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, और ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, अयोध्या। ये वृषभशाली सिक्का जारी करेंगे, कैसे सिक्के, वृषभशाली। अब भीतरगांव अभिलेख में इनसे क्या पता चलता है, इनका हुणों से संघर्ष हुआ था। और इनका एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में याद रखिएगा इनका नाम क्या मिलता है पता है, श्री परिक्षिप्त वक्षा, ये नाम मिलता है श्री परिक्षिप्त वक्षा। और इस अभिलेख में देखो दोनों में हुणों की जानकारी मिलती है, आपको ये याद रखना है, भीतरगांव में भी और जूनागढ़ में भी। तो जूनागढ़ याद होगा, मैंने बोला था लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये वही है। यहाँ पर आपको देखना है क्या कि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का है, लेकिन इसमें इनका उल्लेख कैसे देखेंगे, तो हुणों पर विजय की जानकारी, साथ ही साथ सुदर्शन झील का उल्लेख भी ये करवाएंगे। ठीक, तो देखिएगा कहानी क्या है, सुदर्शन झील जानकारी कहाँ मिलता है आपको, जानकारी जो है वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, और जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का, किसका है, रुद्रदामन। तो यहाँ पर क्या कहानी है वो जरा समझिएगा, ठीक है, कि जब किनका समय रहता है, रुद्रदामन, तो रुद्रदामन कहाँ जाते हैं, गिरनार, जूनागढ़। और वहां देखते हैं यार बहुत बड़ा सुंदर क्या बना हुआ है, एक झरना बना हुआ है, मतलब एक क्या बना हुआ है, झील बना हुआ है। तो झील के बारे में पता करवाते हैं और इनको पता चलता है कि इसका जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, वहां के प्रांतपाल पुष्यगुप्त को बोलकर। फिर आगे चलकर उनको पता चलता है कि इसमें तो नहर भी बना हुआ है, तो नहर का निर्माण किसने कराया है, अशोक ने करवाया, किसको बोलकर, तुषाष्ट्र को बोलकर, तुषाष्ट्र जो वहां के प्रांतपाल हुआ करते थे। फिर मैं आज कौन, रुद्रदामन, इसी झील का क्या करा रहा हूँ, जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, किसको बोलकर, सुविशाख को बोलकर। और फिर बहुत समय के बाद कौन आएंगे यहाँ पर, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये संस्कृत में है, ये अभिलेख को लिखवाया किसने, रुद्रदामन ने संस्कृत में, तो ये पढ़कर बोलते हैं अरे वाह मैं भी इसको बनवाऊंगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जीर्णोद्धार कराएंगे स्कंदगुप्त, और किसको बोलेंगे, पर्णदत्त, और उनके पुत्र चक्रपालित को, दोनों बनवाएंगे। तो इधर वाला अगर छूट भी जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने एक प्रश्न देखा हुआ यहाँ से, तो पूछ देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला याद रखो, बाकी याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इधर वाला, बाकी ये याद रखिएगा। आपको ये याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन 4 शासकों के नाम का उल्लेख है, चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इनके नाम का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक, फिर अंतिम शासकों की ओर चलते हैं, तो भानुगुप्त, इनका एरन अभिलेख, इसमें बस यही याद रखेगा कि इसमें ना सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक, अब देखते हैं क्या कि इसमें से जो साहित्य है, वहां साहित्य से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साहित्य में देखिएगा कालिदास की जो पहली रचना है वो है ऋतु संहार, फिर मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में ये याद रखिएगा कि विश्व इतिहास में 100 अगर महत्वपूर्ण कृति उठाई जाए तो आज भी अभिज्ञान शकुंतलम को उसमें क्या मिलता है, 100 या 100 टॉप 100 में स्थान मिलता है। फिर मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखदत्त की रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है दो लोगों, विशाखदत्त की 2 रचना है, कौन कौन सा, एक मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। फिर काव्य दर्शन और दंडिन, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित, ये दोनों दंडिन की रचना। किरातार्जुन नियम, ये भारवी की रचना। रावण वध, तो वत्स भट्टी। तो ये नाम याद रखिएगा, एक नजर से जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। स्वप्नवास दत्तम भास, चारुदत्ता भास, फिर आरुभंग भास, फिर प्रतिज्ञानोद्धारण जो है रायण जो है आपका किसका है, भास का है। हर्षचरित, कादम्बरी, तो बाण भट्ट का है। तो याद रखना ये भारत का यह कहा जाता है उपन्यास, भारत का पहला उपन्यास। अमरकोश अमर सिंह। चंद्र व्याकरण चंद्रा गोबी जी ने लिखा। विशुद्ध मार्गी, तो ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, बुद्ध घोष ने लिखा है, बौद्ध ग्रंथ है। न्यायावतार जो है सिद्धसेन ने लिखा है, न्यायावतार। तो भाई जो भी नया आपको दिख रहा है ना, उनको एटलीस्ट आप क्या करें, लिख ले, लिख ही ले, कॉपी में लिख लें, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें लिख लें, ठीक, क्योंकि जो आपको पता है वो तो हमेशा पता ही रहेगा, जो नया मिले ना उसको जरूर आप लिख लें। जैसे विशुद्ध मार्ग लिख लें, ठीक है, यहाँ पर न्यायावतार लिख लें, बृहद संहिता हमने तो पढ़ा है, ठीक, वराह मिहिर में। आगे देखिएगा और क्या है, पंच सिद्धांतिका, वराह मिहिर, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टिया आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा जी का। इसमें क्या है, लघु कथा लिखा गया है, और विश्व का दूसरा ऐसा बुक है जिसका सर्वाधिक भाषा में क्या किया गया है, अनुवाद, ठीक है। पहला है बाइबल, फिर नीति शास्त्र कामंदक की रचना, ठीक है, काव्य अलंकार भामह की रचना है, ठीक है, तो ये स्पेशल। फिर कामसूत्र, वत्सायन, अष्टांग हृदय, वाग्भट, हस्तिया, आयुर्वेद तो पालकापय, फिर चरक, चरक संहिता और शूद्रक का मृच्छकटिकम। तो ये बहुत सारा है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आपको नया लग रहा है उसको आप नोट कर लें,
इसके अलावा आपको याद रखना मंदिर निर्माण का जो जन्म है वो इसी काल में हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक वैष्णव मंदिर है। भारतीय मंदिरों में शिखर निर्माण का जो पहला एग्जाम्पल है वो यहीं से मिलता है। शिखर निर्माण अगर मैं बात करूं कि प्राचीन भारत में मंदिर जो थे पहले चबूतरे का निर्माण होता था, केवल क्या निर्माण होता था, चबूतरे का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दूं, कुछ ऐसे मंदिर बनते थे, ये सीढ़ी हो गई और ऐसा करके, ठीक, ये ऐसा यहाँ पर क्या बन गया मंदिर, यहाँ पर ये गर्भगृह बन गया, उसी में मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसको बोला जाता है कि यहाँ पर क्या किया गया है, पहले चबूतरे का निर्माण किया गया, पहले क्या किया गया, चबूतरा बना, फिर यहाँ पर सीढ़ियां बनी, फिर उसके बाद क्या किया गया, जब ऊपर उठाना था इसको, ठीक, तो ऐसे क्या किया गया, शिखर का निर्माण किया गया। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो कहाँ मिलता है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। और यहाँ पर जो ज्यादातर मंदिर है मूर्तियां थी वो गंगा यमुना के आसपास ही मिली है। साथ ही साथ रूपनाथ में धमेह स्तूप गुप्त काल की देन है। इसका आधार अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान चबूतरा ना होकर क्या है, गोलाकार है। तो ये जो मुझे लगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको उठाकर रख दिया है, ठीक है। और इनमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, बल्कि क्या है, यह धरातल पर ही डायरेक्ट बना हुआ है। तो एक बार इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं ना कि पढ़े ही नहीं रहते हम, ठीक। तो ये प्रश्न आप जरूर देखिएगा, ये पॉइंट को लिख लेना आप कॉपी में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे का वीडियो शायद बनेगा शायद, ठीक है, तो उतना आप देखिएगा। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, तो कहाँ किया है, पाटलिपुत्र में किया है, ठीक है, कहाँ किया है, पाटलिपुत्र में किया। तो ये प्रश्न कहाँ पर है, कब पूछा है, तो 2019 में पूछा है। निम्नलिखित कथन पढ़िए, देखते हैं, पढ़ते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था, तो पहला तो सही है, पहला जहां जहां पर है वो सही है, जहां नहीं है वो गलत, ये गलत। फिर दूसरा देखो, उसने देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम थोड़ी लिखा, उन्होंने तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी, तो दो जहां जहां पर है वो गलत कर दो, है ना, गलत हो गया। तो बचा क्या आपका, 1 और 3, तो देख लेते हैं। वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, हो गया आपका पहला, ये सही हो गया। आगे अगर बात करें तो क्या है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं, तो देखते हैं क्रम से कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे, इनमें सबसे पहले आएंगे तो यही आएंगे, फिर इनके पुत्र कौन होते हैं ये, फिर इनके पुत्र ये, मतलब ये तो क्रम से दिया है, मतलब 1 2 3 4 5 यही शासक, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त वंश का प्रथम शासक है, तो प्रथम शासक कौन होगा, श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक बोलता, वास्तविक संस्थापक या संस्थापक बोलता, ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक अगर कहेगा तो चंद्रगुप्त, और संस्थापक या प्रथम शासक बोलेगा तो गुप्त, श्रीगुप्त। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है, तो देवगढ़ पर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश ललितपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ललितपुर में ये शिखर निर्माण का पहला, तो इस कारण इसको पूछा भी गया है। आगे अगर देखें तो एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के नौरत्न में शामिल थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में लेख किस गुप्त शासक का नाम अंकित है, तो हमने बात की थी चंद्रगुप्त की, ठीक है, एक बार देखिएगा, रिवीजन हो रहा है बस। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों की उत्कीर्ण किया गया है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। हालांकि मुझे नए प्रश्नों का संग्रह भी करना चाहिए, लेकिन समय कम है, ठीक है, तो मैं केवल आपको रिवीजन करा पा रहा हूँ। कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो ऐसे लाएं जिसमें केवल और केवल रिवीजन ना होकर क्या हो, केवल प्रश्नों पर बात हो और नए प्रश्नों पर, तो उस पर भी जल्दी ही चर्चा करेंगे हम। अब देखिएगा आपका अगला जो लक्ष्य है, जो परसों आएगा, अर्थात आज 28 है, तो 30 तारीख को ये आपको रेडी करना है। तो हर्षवर्धन और उसके समकालीन पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राजपूत के बारे में, राजपूत काल के बारे में, और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो दक्षिण भारत में मैं यहाँ पर बता दूं, आपको चालुक्य भी पढ़ना है और पल्लव भी पढ़ना है, पल्लव वंश। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, संगम वंश में चेर, चोल और पांड्य, ठीक है, और पांड्य, ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा आपको जो समय मिला है, तो पहला हमारा वीडियो आ चुका है, तो डन, ये भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा 28 तारीख को, और जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा 30 तारीख को। तो आप तैयार रहिएगा इस टॉपिक के साथ, ठीक। आज का जो भी वीडियो है मिला है, नया टॉपिक, नया कोई भी पॉइंट मिला होगा तो उसको जरूर नोट करें, और देखते हैं 30 तारीख को हो सके तो हम लाइव आएंगे, तो आपको पहले ही सूचना दे दी जाएगी लाइव आने के लिए, ठीक है, 3 बजे से, या हो सकता है शाम के समय, जब भी हमको समय मिले हम लाइव आएंगे और लाइव ही इस टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक में इतना ही।
जल्दी ही मुलाकात होगी और आगे के टॉपिक के साथ, आगे के लक्ष्य के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।